हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 13 का नाम है पादप वृद्धि। पादप वृद्धि इसमें महत्वपूर्ण जो भाग है वो है वृद्धि नियामक पदार्थ। ये हमारा टॉपिक चल रहा है वृद्धि नियामक पदार्थ। प्लांट या इसको कह सकते हैं ग्रोथ रेगुलेटरी जीआर, अर्थात जो पादप की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, इन्हें पादप हार्मोन भी कहते हैं। पादप हार्मोन। देखिए ये जो पादप हार्मोन है, ये पादप के अंदर कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पादप के निश्चित भागों के अंदर संश्लेषित होते हैं और अति सूक्ष्म मात्रा में संश्लेषित होकर के अन्य भागों में स्थानांतरित हो जाते हैं और पादप के अंदर होने वाली वृद्धि की जो दर है उसे प्रभावित कर देते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वृद्धि की दर को बढ़ा देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वृद्धि की दर को कम कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो वृद्धि की दर को बढ़ा देते हैं उन्हें तो कहते हैं वृद्धि हार्मोन या वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। एक तो होते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। ये वृद्धि की दर को बढ़ा देते हैं और इस कैटेगरी में आते हैं जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन्स है, इसके अलावा साइटोकाइनिन है और एथिलीन है। जबकि दूसरे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वृद्धि की दर को कम कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम कह सकते हैं वृद्धि अवरोधक पदार्थ, अर्थात अवरोधक, वृद्धि अवरोधक पदार्थ या हार्मोन। ये वृद्धि की दर को कम कर देते हैं, इसलिए इनको वृद्धि निरोधक पदार्थ भी कह सकते हैं या अवरोधक पदार्थ भी कह सकते हैं। और इस श्रेणी में आता है एब्सिसिक एसिड ABA। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अब हम सबसे पहले पादप वृद्धि हार्मोन या वृद्धि प्रवर्धक हार्मोनों के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हमने कहा 4 हार्मोनों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। एक तो है ऑक्सिन, एक है जिब्रेलिन, एक साइटोकाइनिन और एथिलीन। तो सबसे पहला आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? ऑक्सिन का अध्ययन। देखिए ये ऑक्सिन जो है ये एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है जो पादप के अंदर लंबाई की, यानी कह सकते हैं कि जो विवर्धन की जो क्रिया होती है या यूं कह सकते हैं दीर्घीकरण की जो क्रिया है उसको प्रेरित करने वाला हार्मोन है ऑक्सिन। ये ऑक्सिन शब्द जो है वो ऑक्सिन ए, देखिए इस शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो ऑक्सिन इस तरह से हुई है ऑक्सिन, और इसका अर्थ होता है शाब्दिक टू ग्रो। ग्रो का मतलब होता है वृद्धि,
ग्रो। तो ये ऑक्सिन शब्द की ग्रीक भाषा के ऑक्सिन शब्द से उत्पत्ति हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है टू ग्रो, अर्थात इसको हिंदी में कहें वृद्धि करना, वृद्धि करना। अर्थात यहां शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट हो रहा है कि वे पदार्थ जो वृद्धि को करते हैं, प्रेरित करते हैं, ऐसे वो क्या है, ऑक्सिन है। ये ऑक्सिन जो है सबसे पहले खोजा गया पादप हार्मोन इसे सबसे पहले खोजा गया था और ये क्या करता है कि प्ररोह मतलब तना, प्ररोह में दीर्घीकरण को प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये ऑक्सिन जो है अब सबसे पहला खोजे जाने वाला पादप हार्मोन है। ये प्ररोह में दीर्घीकरण की क्रिया को ये प्रेरित करता है और इसे सबसे पहले जो पृथक किया गया है, इसे सबसे पहले मानव मूत्र से पृथक किया गया। ये छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं कि कहां से इसको पृथक किया गया था। तो मानव मूत्र के से इसको पृथक किया गया था। और अगर इसकी हम रासायनिक प्रकृति देखें, यानी इसको रासायनिक रूप से पदार्थ कौन सा होता है, तो ये रासायनिक रूप से है इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ये इसकी रासायनिक नाम है। यानी एक प्रकार से जो इंडोल एसिटिक एसिड जैसे प्राकृतिक अथवा संश्लेषित जो भी पदार्थ होते हैं वो एक प्रकार से ऑक्सिन कहलाते हैं और उनका सबका प्रभाव जो है वो लगभग एक जैसा होता है। तो ये रासायनिक रूप से ये क्या है, ऑक्सिन है। अब बात करें इस ऑक्सिन की खोज कैसे हुई है, क्योंकि देखिए ये ऑक्सिन को खोजने का जो क्रम है ये बहुत क्रमबद्ध रूप से चला और इसमें कई वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ऑक्सिन की खोज, या खोज का इतिहास कह सकते हैं। देखिए इस ऑक्सिन की एक प्रकार से पादप हार्मोन के रूप में जो शुरुआत की गई थी, एक वैज्ञानिक थे जैव विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया है, चार्ल्स डार्विन। इन्होंने, देखिए ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि भाई पादपों के शीर्ष वाले भाग में वृद्धिकारी पदार्थों का निर्माण होता है। और इन्होंने चार्ल्स डार्विन और इनके साथी जो थे जिनका नाम है फ्रांसिस डार्विन, तो शुरुआत दोनों ही डार्विन है। ये प्राकृतिक विज्ञान का जनक थे शुरुआती, और उसके बाद इन्होंने साथ मिलकर के इन्होंने कैनेरी घास के प्रांकुर पर
प्रयोग किए। तो कैनेरी घास के प्रांकुर पर जब प्रयोग किए तो उन प्रयोगों का जो वर्णन है, जिसमें विशेष बातें बताई गई थी, उन्हें एक पुस्तक के अंदर प्रकाशित किया गया था, द पावर ऑफ मूवमेंट, द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, इन पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स नामक पादप के अंदर इन सब जो प्रयोग किए गए थे उनका वर्णन किया गया था। और इनके अनुसार ये कहा गया कि प्रांकुर चोल जो है उसको एक दिशा से जब प्रकाश दिया जाता है तो वह प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। ठीक है, तो इन्होंने प्रयोग किए और इन्होंने साथ में ये भी बताया कि ये जो बनने वाला जो पदार्थ है शीर्ष वाले भाग में, ये नीचे की ओर स्थानांतरित होता है और ये वक्रण जो है वो पैदा करता है। तो देखिए इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सबसे पहले ये कैनेरी घास का ये प्रांकुर लिया, ये प्रांकुर है, और ये इसका शीर्ष वाला, इस पर सूर्य के प्रकाश की किरणें इस दिशा से दी, तो ये यहां से इस दिशा में दी, तो जिस दिशा में दी ये उस दिशा में इसका भाग जो है ये मुड़ जाता है, अर्थात वक्रण हो जाता है, वक्रण। तो ये प्रकाश की दिशा में जो मुड़ गया है शीर्ष वाला भाग, तो ये किसके कारण हुआ? यहां कोई पदार्थ बनता है जो वक्रण की का कार्य करता है, अर्थात ये प्रकाश की दिशा में जो है मोड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ये बात सबसे पहले इनके द्वारा दी गई कि किस तरह से ये प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये शीर्ष वाला जो भाग है ये, इसको काट दिया और काटने के बाद फिर सूर्य का प्रकाश दिया, तो वक्रण नहीं होता है, वक्रण नहीं, यानी प्रकाश की दिशा में मुड़ता नहीं है। तो इससे प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जो भी कोई ऐसा पदार्थ जो बनता है जो वक्रण की क्रिया को प्रेरित करता है, ये एक प्रकार से शीर्ष वाले भाग में ही बनता है। और ये शीर्ष वाले भाग में जब इसको हमने ढक दिया, यानी इसके ऊपर इसको रख दिया, तो ये वापस जो है वो इसके ऊपर, फिर इसके बाद जब इसको रख दिया गया इस तरह से कटे हुए भाग को रख दिया और यहां एक तरह से जिलेटिन लगा, तो ये मुड़ जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो भी बनने वाला पदार्थ है ये एक प्रकार से नीचे, ऊपर से नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। तो ये इन्होंने इस बात को व्यक्त कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि जो है ये वक्रण उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ है वो पौधे के शीर्ष वाले भाग में उत्पन्न होता है। इसके बाद इनके जो प्रयोग है उसको आगे बढ़ाया बॉयसन एवं जेनसन के और अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा। देखिए एक ही क्रिया के लिए कई वैज्ञानिक जब सहायक काम करते हैं, जब तब जाकर के किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है। तो दूसरे जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है बॉयसन एवं जेनसन। बॉयसन जेनसन कह सकते हैं। इन्होंने प्रयोग किए थे और इन्होंने प्रयोग किए थे 1910 से लेकर के 1913 तक। बॉयसन एवं जेनसन के प्रयोग, बहुत फेमस वैज्ञानिक हैं। इन्होंने एक जई का पादप जो होता है, जई पादप पर प्रयोग, पादप पर प्रयोग।
देखिए उन्होंने तो कैनेरी घास सुना था, इन्होंने जई के पादप पर प्रयोग किया गया था। इन्होंने देखिए ये प्राणकोश शीर्ष वाला भाग है, इस पर प्रकाश की किरणें डाली तो ये प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, वक्रण हो जाता है शीर्ष वाले भाग में। इसके बाद इन्होंने इस शीर्ष वाला जो भाग है इसको काट दिया, अर्थात ठूंठ और ये शीर्ष वाला भाग। अब इस पर प्रकाश की किरणें डाल के देखा तो वक्रण नहीं होता है, वक्रण नहीं। क्यों? क्योंकि शीर्ष वाला भाग इसके अंदर उपस्थित नहीं है। अब इसमें इसके बाद इस कटे हुए शीर्ष वाले भाग के अंदर यहां जिलेटिन लगा दी, जिलेटिन, और इससे सूर्य का प्रकाश करके देखा तो ये वक्रण हो जाता है, वक्र हो जाता है। तो इस प्रयोग से इन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो बनने वाला पदार्थ है वो एक प्रकार से ऐसा है जो कि ऊपर से नीचे जिलेटिन से भी होकर के गुजर जाता है, और एक प्रकार से जो है ये वक्रण की क्रिया जो है वो करने लगता है, यानी पदार्थ जो है वो स्थानांतरित हो जाता है। अब देखिए एक और इन्होंने प्रयोग किया, इन्होंने ये जो शीर्ष वाला भाग है इस पर इस दिशा से यहां आधे भाग में एक अवरक की प्लेट लगा दी, अर्थात एक तरह से अवरक की आधे भाग तक पन्नी लगा दी और इसको प्रकाश की दिशा में रखा तो ये मुड़ जाता है, अर्थात इसमें वक्रण हो जाता है। लेकिन जब इसकी ये जो अवरक की प्लेट है इसको इधर लगाया जाए विपरीत दिशा में, जिधर से प्रकाश आ रहा है उससे विपरीत दिशा में लगाया तो वक्रण नहीं होता, वक्रण हो जाता है और वक्रण नहीं होता। इससे ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो बनने वाला पदार्थ है जिसके कारण वक्रण होता है ये प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में उपस्थित रहता है, यानी ज्यादा मात्रा में रहता है, जो वक्रण की क्रिया को प्रेरित करता है। लेकिन ये जब हम इसे एक प्रकार से ये देखिए इधर वक्रण ये यानी हमने उसे प्रकाश की विपरीत दिशा में लगाया, अर्थात वो स्थानांतरित नहीं होता है तो वक्रण नहीं होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो बनने वाला पदार्थ है ये प्रकाश की दिशा में कम और प्रकाश की विपरीत दिशा में अधिक होता है। तो ये एक प्रकार से प्रकाश से इस पदार्थ का संबंध है, क्योंकि पहले तो ये था कि भाई ये बनता है प्रकाश से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहां ये पता चल रहा है कि प्रकाश की जो दिशा है उसके आधार पर इस पदार्थ की जो मात्रा है वो निर्भर करती है, प्रकाश की दिशा में कम और प्रकाश की विपरीत दिशा में इसकी मात्रा अधिक होती है। इसके बाद अगला जो वैज्ञानिक थे वो पाल नाम के वैज्ञानिक थे। पाल का प्रयोग, पाल का प्रयोग देखिए ये जो है इन्होंने प्रयोग किया था 1919 में, 1919 में इन्होंने प्रयोग किया था और
इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर विस्तार से वर्णन किया और कहा कि भाई सिद्ध किया कि ये जो शीर्ष भाग में जो रसायन पदार्थ होता है ये वृद्धि प्रवर्तक होते हैं, अर्थात वृद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं। साथ में ये जो पदार्थ है ये शीर्ष वाले भाग में उत्पन्न होता है, होने वाला पदार्थ जो है वो जल में घुलनशील होता है, अर्थात जल के माध्यम से ये ऊपर से नीचे चला जाता है। तो ये पाल के द्वारा इस बात को बताया गया कि किस तरह से ये पदार्थ जो है जल में घुलनशील होता है। और ये जो पदार्थ है ये शीर्ष वाले भाग में निर्मित होता है, अंधेरे भाग की तरफ ये ज्यादा मात्रा में स्थानांतरित होता है और प्रकाश वाले भाग की ओर ये कम मात्रा में स्थानांतरित होता है और वृद्धि को प्रभावित करता है। इसके बाद आता है FW बेड का प्रयोग। FW बैंड का प्रयोग, बैंड का बैंड ले लीजिए, बैंड हो जाएगा तो बैंड का प्रयोग। FW बैंड ने प्रयोग किया था 1926 से 1928 तक और इन्होंने क्या किया कि ये जो पदार्थ होता है इसको अलग करने में सफलता प्राप्त की। इन्होंने क्या किया कि जैसे ये शीर्ष वाला भाग प्रांकुर चोल, इस प्रांकुर चोल को काटा शीर्ष भाग और इसे एगार जेल पर रख दिया। ये है एगार जेल। इस ठूंठ वाले भाग को यानी शीर्ष वाले भाग को इसमें रखा, तो इसमें से ये पदार्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके इसमें आ गया। अब इन्होंने इसके ब्लॉक कर लिए जिसमें ये पदार्थ है और अब की बार इन्होंने क्या किया कि ये जो कटा हुआ भाग है इस भाग पर एगार के ब्लॉक रख दिए, एगार खंड, और इसको सूर्य का प्रकाश दिया। तो अब शीर्ष वाला भाग ना होने के बावजूद भी ये प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, एगार अर्थात वक्रण हो जाता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो पदार्थ बनता है यानी प्रांकुर शीर्ष है, ये प्रांकुर शीर्ष है, इस प्रांकुर शीर्ष वाले भाग में को काट करके इन्होंने एगार के घनाकार टुकड़ों के लिए रखा, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और फिर उसके बाद उस प्रांकुर चोल के शीर्ष वाले भाग के अलावा जो ठूंठ बचा हुआ है उसके ऊपर उस एगार के खंड को स्थानांतरित कर दिया और उसके बाद सूर्य के प्रकाश की किरणें डाली तो ये प्रकाश की दिशा में मुड़ जाते हैं, अर्थात बनने वाला जो पदार्थ है वो नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाता है। तो अगर इन दोनों टुकड़ों के बीच में एगार रख दी जाए, एगार के टुकड़ों के बीच में कोई ऐसा पदार्थ रख दी जाए जिससे कि वो स्थानांतरित नहीं होता है, अभ्रक की पतली प्लेट लगा दी जाए तो ये एक प्रकार से स्थानांतरित नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें ये जो भाग है ऊपर से नीचे की तरफ स्थानांतरित होता है और ये इसमें इधर वाला जो भाग है जिधर से प्रकाश आ रहा है तो इधर तो लगभग 35% होता है और इधर जो है वो 65%, तो ज्यादा जो होती है वो प्रकाश की विपरीत दिशा में होता है। तो इन प्रयोगों से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये पादप वृद्धि हार्मोन जो होते हैं ये कह सकते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन जो है पादप के शीर्ष वाले भाग में बनता है और इसका जो ऊपर इन सब प्रयोगों से निष्कर्ष क्या निकलता है, पौधे के शीर्ष वाले भाग में वृद्धिशील हार्मोन बनता है जो वक्रण की या वृद्धि की दर को प्रेरित करता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ स्थानांतरित होता है और इसकी जो मात्रा है
ये प्रकाश की विपरीत दिशा में अंधेरे की तरफ ज्यादा होती है और प्रकाश की दिशा में कम होती है। तो ये एक प्रकार से इन हार्मोनों का जो स्थानांतरण है ये ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में इनका नीचे की ओर स्थानांतरण होता है और ये कोशिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करते हैं और जिससे पादप का शीर्ष वाला भाग या प्रांकुर वाला भाग जो है वो मुड़ जाता है, ऊपर की ओर वृद्धि करता रहता है और मूल शीर्ष में ऑक्सीजन जो है वो वृद्धि को संदमित करता है, यानी एक प्रकार से नीचे की तरफ मुड़ने की क्रिया को प्रेरित करता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की परिभाषा अगर आपको देनी, ऑक्सीजन की परिभाषा, इन प्रयोगों से जो निष्कर्ष निकला है वो है कि वे कार्बनिक पदार्थ जो 0.01 मोलर से कम सांद्रता में प्ररोह मतलब पादप का भाग, प्ररोह के विवर्धन मतलब वृद्धि, विवर्धन को अभिवृद्धि यानी वृद्धि करना, अभिवृद्धित करते हैं। देखिए ये एक प्रकार से परिभाषित साइंटिफिक परिभाषा है, कई बार 1 नंबर के प्रश्नों में पूछ ली जाती है, तो आपको ये इसी रूप में याद रखनी है कि वे कार्बनिक पदार्थ जो 0.01 मोलर से कम सांद्रता में प्ररोह के विवर्धन को अभिवृद्धित करते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है, ऑक्सीजन की परिभाषा होती है। तो आज हमने ऑक्सीजन की खोज कैसे कैसे हुई है, कितने वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग किया गया है। सबसे पहले चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रयोग किया गया था, उसके बाद बॉयसन जेनसन के द्वारा प्रयोग किया गया था, फिर पाल के द्वारा प्रयोग किया गया था, फिर उसके बाद बेंट के द्वारा प्रयोग किया गया था और इन सब प्रयोगों से ऑक्सीजन की खोज हुई है। अर्थात ये ऑक्सीजन सबसे पहले खोजे जाने वाला पादप हार्मोन है। अब हम बात करेंगे, देखिए ये ऑक्सीजन जो होता है इसका रासायनिक रूप अगर देखें तो एक तो वो होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं पादपों के अंदर, तो वो तो कहलाते हैं प्राकृतिक ऑक्सीजन, और दूसरे वो होते हैं जिनको एक प्रकार से प्रयोगशाला में संश्लेषित करके तैयार किया जाता है, डेरिवेटिव तैयार किए जाते हैं, तो वो कहलाता है संश्लेषित ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में ऑक्सीजन की रासायनिक प्रकृति, उसके बाद पढ़ेंगे ऑक्सीजन का कार्यकीय प्रभाव, यानी पादपों में ये ऑक्सीजन क्या कार्य करता है। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा है पादपों में ऑक्सीजन जो है वो किस प्रकार से खोजा गया था, किस किस वैज्ञानिकों के द्वारा क्या क्या भूमिका रही थी। ठीक है, अब हम और आप नोट कर लीजिए होमवर्क। होमवर्क देखिए, होमवर्क के रूप में होमवर्क सबसे पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं। सर्वप्रथम किस पादप हार्मोन को खोजा गया? सर्वप्रथम किस पादप हार्मोन को खोजा गया था? किस हार्मोन को खोजा गया था, तो उसका नाम लिखना है। दूसरा है ऑक्सीजन का रासायनिक
नाम लिखिए। एज ए जो ये पदार्थ है उसका रासायनिक नाम क्या है। तीसरा है ऑक्सिन की खोज के लिए सर्वप्रथम किसने तथा किस पादप पर प्रयोग किया। ऑक्सिन की खोज के लिए सर्वप्रथम किसने तथा किस पादप पर प्रयोग किया था। और चौथा प्रश्न है ऑक्सिन को सबसे पहले किससे पृथक किया गया। ऑक्सिन को सबसे पहले किससे पृथक किया गया। तो इस तरह से ये 4 प्रश्न हैं और इन 4 प्रश्नों में आपको जवाब देना है। होमवर्क वाले ग्रुप के अंदर होमवर्क करके और आपको भेजना है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे ऑक्सिन की रासायनिक प्रकृति। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।